ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत एक उभरता केंद्र। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन और आकाशवाणी संवाददाता निखिल शुक्ला। पुनीत जी, भारत की जीडीपी 2022 में लगभग $3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई थी और अगले कुछ वर्षों में इसे और भी तेजी से बढ़ने की अर्थव्यवस्था के रूप में कहा जा रहा है। लेकिन खास बात यह भी है कि हमारे साथ साथ कई अन्य अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास जो निवेश की स्थिति है वो पहले से कहीं बेहतर है। तो सुधार लाने और नीतिगत बाधाओं को दूर करना आज के समय में हमारे लिए कितना आवश्यक है? देखिए, जो आपने बताया कि अब भारत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये जो $3.5 ट्रिलियन का जीडीपी का जो डेटा आ रहा है, आज का अनुमान है लेटेस्ट आरबीआई के द्वारा। ये बहुत ही मुझे लगता है चौंकाने वाला है, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये अभी हम $3 ट्रिलियन के आसपास की फिगर में अटके रहेंगे और $3.5 ट्रिलियन में भारत जो अर्थव्यवस्था है वो यूके से भी कुछ आगे हम निकल सकते हैं जी। तो करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि हम अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं। लेकिन यदि हम यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके आगे जो कंपटीशन है वो हमारा जर्मनी से है, जापान से है, चाइना से और अमेरिका से, तो आप जानते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो उसके लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और जैसे आपने कहा इन्वेस्टमेंट, ये दोनों बहुत जरूरी है। इन दोनों की एब्सेंस में ये थोड़ा मुश्किल होगा। जी पुनीत जी, अगर हम दुनिया भर में देखें तो दुनिया भर में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति बनी हुई है, बैंकिंग तनाव भी है और साथ में सह अस्तित्व वाले केंद्रीय बैंकों की प्रतिक्रिया भी जटिल होती जा रही है। तो ऐसी तमाम बातें और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारतीय बैंकिंग प्रणाली स्थिर बनी हुई है। तो इनके पीछे आप किन कारणों को देखते हैं? देखिए, भारत में जो बैंकिंग क्षेत्र की जो डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है, वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस वर्ष पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी करीब 1 लाख करोड़ रुपए की अनुमान है और कुछ वर्ष आपको पहले याद होगा कि इसमें काफी क्राइसिस था, लॉसेस भी हो रहे थे बैंक्स के। तो भारत में आप देखेंगे जो सुधार हुआ है बैंकिंग क्षेत्र में वो बहुत बड़ा है। एक तो ये फाइनेंशियल लेवल पर है, लेकिन जो सुविधाओं के लेवल पर है, जैसे हम जनधन अकाउंट्स की बात करें या हम रुपे सिस्टम की बात करें या पेमेंट्स की बात करें, जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, ये सारा जो रिफॉर्म्स है ये पूरा विश्व में काफी बड़ी मैं कहूंगा कि अचीवमेंट है अगर हम कंपेयर करते हैं दूसरी इकोनॉमीज से। और जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए भी एक मजबूत बैंकिंग की जरूरत है। अमेरिका का आपने जिक्र किया, अमेरिका में देखिए वहां पर काफी बड़ी क्राइसिस अभी हुआ है रिसेंट, और क्योंकि छोटे बैंक है, रीजनल बैंक है, तो वहां पर एक क्राइसिस है। लेकिन भारत में बिल्कुल स्टेबल ग्रोथ है और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय तक भारत का जो बैंकिंग क्षेत्र है वो काफी स्ट्रांगली ग्रो करेगा। अगर हम भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में वर्तमान क्षेत्र की हम बात करें तो एनपीए जो भारतीय बैंकिंग के लिए कुछ समय पहले तक एक बड़ी चुनौती की तरह हुआ करता था, वो अब कम हो गया है और लचीलेपन के बहुत अच्छे संकेत भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में सरकार ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उस दिशा में आप किस तरह की प्रगति को महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार ने एक बहुत व्यापक मैं कहूंगा विजन अनवेल की थी, और सच बात यह है कि जब ये विजन अनवेल की गई थी आज से 5-6 वर्ष पहले, तो हमने ये देखा नहीं था कि ये ऐसा रूप होगा। डिजिटल पेमेंट्स का बात करें या बैंकिंग की बात करें या जो बिल्कुल दूर दराज के गांव हैं, जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वहां पर भी बैंकिंग सुविधाएं होंगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करें तो सच बात है कि ये बिल्कुल एक सरप्राइजिंग अचीवमेंट है भारत की कि ये पूरा सिस्टम इतनी स्मूथली काम कर रहा है। डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है बैंकिंग क्षेत्र के लिए। आगे जो एक रोड मैप है वो क्या है भारत का? जो एनपीएस की आपने बात करी कि एनपीएस कम हुए हैं, आपको याद होगा आज से कुछ वर्ष पहले एनपीएस की जो मात्रा थी वो 10% से ज्यादा ग्रॉस एनपीएस की बैंकिंग सिस्टम के लिए, और अब जो लेटेस्ट डेटा है वो 2% के आसपास आ गई। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो जिसे हम कैपिटल एडिक्वेसी कहते हैं बैंकिंग क्षेत्र में, वो बहुत इंप्रूव हुई है, एनपीएस कम हुए हैं। तो जो क्रेडिट डिलीवरी की क्षमता है बैंकिंग क्षेत्र की वो बात बहुत बड़ी है। मुझे लगता है जो आप देख रहे हैं रिटेल लेंडिंग हो रही है, एमएसएमई जो छोटी इकाइयां हैं, मुद्रा लोन्स की हम बात करें तो वहां बहुत बड़ा एक बदलाव देखा है। तो ये एक क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम जो है पूरे देश के लिए उसमें सुधार आया है। आपने जो छोटी लैंडिंग की बात की है, आपने एग्जाम्पल भी दी है, मैं इन बातों को पूछना भी चाह रहा था आपसे। मैं ये कह सकता हूँ कि भारत का जो बैंकिंग क्षेत्र है कहीं ना कहीं इसमें जो छोटे निवेशक हैं उनका बड़ा योगदान है इस प्रणाली को मजबूत रखने का, कि अगर कोई बड़ा निवेशक अपने पैसे निकाल भी लेता है तब भी बैंकिंग क्षेत्र भारत का मजबूत ही बना रहेगा।
बिल्कुल सही जो संकेत कर रहे हैं कि जो अमेरिका जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में अभी पिछले एक महीने में 3 बड़े बैंक वहां के फेल हो गए। जो टॉप 20 में आते थे बैंक, वो टॉप 20 में से 3 बैंक फेल हुए, बल्कि उनको मर्ज करना पड़ा बड़े बैंकों में। तो वहां पर एक बड़ा, मैं ये कहूंगा कि रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम का एक कमी है। लेकिन भारत में कई बदलाव आए, एनपीए क्राइसिस हमने देखा, लेकिन हमने देखा कि बैंकिंग क्षेत्र भारत में काफी मजबूती से जमा रहा और उसने अपने सारे ऑब्जेक्टिव डिलीवर किए, जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी थे और सोशल ऑब्जेक्टिव भी थे। मैं उसको अंडरलाइन करना चाहूंगा। नॉर्मली जो बैंकिंग क्षेत्र है वो सोशल ऑब्जेक्टिव को नजरअंदाज करता है, लेकिन भारत में अगर आप देखें तो बैंकिंग क्षेत्र ने पूरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अपना पूरा किया। मुद्रा लोन्स बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, वहां पर हमने देखा कि काफी अच्छी तरीके से लोन्स दिए गए। इसी प्रकार से जो रिटेल लेंडिंग है वो पिकअप कर रही है। तो कुल मिलाकर बैंकिंग क्षेत्र को यदि मैं कंपेयर करता हूं तो आज एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है भारत के बैंकिंग क्षेत्र की। पुनीत जी, स्थिति बिल्कुल क्लियर है। एक और जहां दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति को बहुत ही ज्यादा कड़ा करना जारी रखा हुआ है और कुछ केंद्रीय बैंकों ने कुछ समय के लिए विराम भी ले लिया है। कनाडा की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इसे कुछ समय के लिए रोका, हालांकि फिर बढ़ाने का विकल्प चुना था। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में भी उथल पुथल हमने देखी। लेकिन भारत की ओर जब हम लौट करके आते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसी कोई उथल पुथल भारत में नहीं हुई। भारत का बैंकिंग क्षेत्र पूरी तरह से स्टेबल बना रहा। लगातार भारतीय नजरिया इस तरह का रहा कि जो हमारे बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी छोटी पूंजी बैंकों में लगी हुई है, उनको भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सभी को ऐसा विश्वास हो गया कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली अपने आप में बहुत मजबूत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसका देखिए, आपने इन्फ्लेशन की तरफ संकेत किया। भारत में मैं बताता हूं, जो लेटेस्ट डेटा, जो मार्च का डेटा आया, वो 4.7% इन्फ्लेशन रेट आया, जो कि बहुत कंफर्ट जोन में है। और जो हमारे पास अनुमान है अप्रैल के महीने का, जो अभी फिगर्स आनी है हालांकि नेक्स्ट वीक, लेकिन जब वो हम अप्रैल और मई का जो डेटा देखते हैं तो हमारा अनुमान है कि वो इन्फ्लेशन रेट जो होगा 4.2 के आसपास होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी इफेक्टिव पॉलिसी रही है, मॉनेटरी पॉलिसी रही है आरबीआई की। और इन्फ्लेशन देखिए कम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ और डिमांड को सपोर्ट करने के लिए वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अगर महंगाई होगी तो डिमांड में असर आता है, डिमांड कम होती है। तो इन्फ्लेशन को बहुत अच्छा तरह से कंट्रोल किया आरबीआई ने, विदाउट कॉजिंग एनी डिसरप्शन टू द फाइनेंशियल सिस्टम। पुनीत जी, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखते हैं तो कोविड का जो टाइम आया, जिस टाइम पर लॉकडाउन हुआ और कई सारे व्यवधान हमें देखने को मिले, उस समय बहुत सी ऐसी आशाएं लोगों ने लगाई थी, बहुत से ऐसे अपने विचार व्यक्त किए थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पता नहीं कहां पर जाएगी। लेकिन सरकार ने जो अपने प्रयास किए, जो कड़े कदम उठाए गए, जिस तरह की उन्होंने कोशिश की, उसने भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा, लोगों की मदद भी की और कहीं से भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी कि देश में आर्थिक स्तर पर जाकर के कोई बुरे संकेत देखने को मिले। आप मानते हैं इस चीज को? देखिए, इस चीज का तो प्रूफ हमारे सामने है। जब इतना बड़ा देश, जब 140 करोड़ 150 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहां पर लोग लॉकडाउन में हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करना, और सिर्फ शहरों की बात नहीं है, गांव की बात देखिए आप। गांव में लोग अपने जब वापस अपने गए तो वहां पर उनको जरूरी था कि वो अपनी जो सेविंग्स थी उसको एक्सेस कर पाए, उस पैसे को विड्रॉ कर पाए, खर्च कर पाए। इतनी बड़ी व्यवस्था है कि आप और हम शायद इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते कि कितना कॉम्प्लेक्स ये ऑपरेशन रहा होगा। और बड़ी सराहनीय बात है कि हमने ये चीज बड़े आराम से बिना किसी क्राइसिस के इसको टैकल किया। और आपने देखा कि जब हम पेंडेमिक से बाहर निकले अर्थव्यवस्था, तो पूरी स्ट्रांग रिबाउंड रहा। जो क्रेडिट डिलीवरी थी, 15% ग्रोथ आई क्रेडिट डिलीवरी में पिछले साल। ये आपको बताता है कि देखिए, बैंकिंग क्षेत्र पूरा तैयार था जब रीओपन हुई इकोनॉमी। ये एविडेंस हमारे सामने कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा है अर्थव्यवस्था का, बहुत अच्छा रहा है। दो बातें पुनीत जी आपसे और यहां पर मैं पूछूंगा। मेक इन इंडिया और एफडीआई, लगातार सरकार इस पर जोर दे रही है और हम इसके फायदे भी देख रहे हैं और लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि देश में निवेश की मात्रा बढ़ रही है। तो आज के समय से लेकर के वर्ष 2030 तक अगर हम पहुंचते हैं इन स्थितियों में, तो भारत को किस स्थिति में आप देखते हैं? भारत वैश्विक बाजार में कहां पर खड़ा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा लक्ष्य हमारे सामने आज अगले 5 या 7 वर्ष की बात करें तो हमारा जीडीपी 7 to 10 ट्रिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं, जिससे भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और मुझे लगता है कि अगर हम जो अभी पाथ फॉलो कर रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, पॉलिसीज का, मुझे लगता है कि एक लक्ष्य अचीव हो सकता है। आरबीआई गवर्नर ने भी ये कहा कि भारत आने वाले समय में दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, G20 इकोनॉमीज हैं, उसमें सबसे फास्ट ग्रोथ होगी। तो भारत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन में है, अपॉर्चुनिटी पे है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 10 वर्षों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकते हैं। जी पुनीत जी, इतनी जानकारी साझा करने के लिए, बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत एक उभरता केंद्र। इसमें भाग ले रहे थे
आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन और आकाशवाणी संवाददाता निखिल शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।